आज के इस वीडियो में हम एचपी पटवारी की जो क्लास 7 करेंगे और आज हम यहाँ पे जो हिंदी ग्रामर के बारे में जनरली जो है बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो है आज वर्णमाला के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। किसके बारे में? वर्णमाला के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम आज जो स्वर और व्यंजन से रिलेटेड जो मुख्य तथ्य हैं वो जानने की कोशिश करेंगे और आज हम जो स्वरों के बारे में जो डिटेल्स जो है यहाँ पे करेंगे कि स्वरों से जो है क्वेश्चन क्या आता है। देखिए मैं आपको पिछले कुछ क्वेश्चंस जो करवा देता हूँ कि जो हमने पहले किए हैं। जैसे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि हिंदी किस भाषा परिवार का सदस्य है। हिंदी किस भाषा परिवार का सदस्य है या कौन सा बड़ा जो भाषा परिवार है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। दूसरा आपको बताना है कि हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, किससे हुआ है ये भी बताना है आपको। कौन सी भाषा से, संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से, अपभ्रंश से, कौन सी भाषा से जन्म हुआ है ये आपको आंसर देना है। ठीक है, अब मैं आपको यहां पे लिख लेता हूं कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं और यहां लिख देता हूं नीचे अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए एंड साथ साथ ये बताइएगा आपको जो हिंदी की आदि जननी का नाम बताना है। हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है, भाषा बतानी है आपको कौन सी है। ठीक है, और आपको बताना है जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो कौन सी भाषा में जय लिखे गए हैं, उनकी भाषा बतानी है। और जो जैन ग्रंथ है वो कौन सी लैंग्वेज में, उसको भी बताना है। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में जो इतने सारे आंसर मिल जाने चाहिए। आई होप जो आप एंजॉय करेंगे लेक्चर को। सो चलता हूं आज के लेक्चर के ऊपर। आज हम जो वर्णमाला के बारे में जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम? वर्णमाला के बारे में। तो चलते हैं, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए हिंदी में हमारे पास जो सेकंड चैप्टर क्या है, वर्णमाला है। क्या है? वर्णमाला, यानी कि अल्फाबेट हम इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? अल्फाबेट जो यहाँ पे इसको बोलेंगे। तो सिंपल सी बात यहाँ याद रखना है। ठीक है, आपको सबसे पहले देखो शब्द आता है भाषा। क्या आता है? भाषा। तो भाषा जो है वो संस्कृत वर्ड है। संस्कृत का जो वर्ड है भाष से जो निकल आया है। ठीक है, भाष शब्द से जो है आपका भाषा बना है। तो भाष क्या है? संस्कृत वर्ड है जिससे आपका जो भाषा जो शब्द बना है। अब भाष का अर्थ क्या होता है? बोलना होता है। क्या होता है? बोलना होता है। क्या होता है? बोलना होता है। अब भाषा की सार्थक इकाई क्या है? कि सार्थक इकाई वाक्य है। क्या है? वाक्य है। तो भाषा की सार्थक इकाई क्या है? इंपॉर्टेंट है आपको। क्या है? वाक्य है। और याद रखना है वाक्य से छोटी इकाई, वाक्य से छोटी इकाई कौन सी है? उपवाक्य। क्या है? उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई कौन सी है? पदबंध है। क्या है? पदबंध है, याद रखना है। और पदबंध से छोटी इकाई क्या है? पद है या फिर शब्द है। पिछली बार क्वेश्चन क्या आया था कि पद को हम और किस नाम से जानते हैं या फिर शब्द को और किस नाम से जानते हैं। तो याद रखना है पद और शब्द एक ही है। क्या ये? एक ही है, यानी कि पद को हम जो शब्द भी बोलते हैं। पदबंध की जो छोटी इकाई क्या है? वो पद है या फिर शब्द है। ठीक है, और पद या शब्द
से छोटी इकाई क्या है? अक्षर है। क्या है? अक्षर है। और अक्षर से छोटी इकाई क्या है? वर्ण है, या फिर उसको हम क्या बोलेंगे? ध्वनि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ध्वनि बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा यहां पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बोला मैंने भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। यानी कि मैं स्कूल में खाना खाता हूं। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? वाक्य हो गया। अब इसकी एक छोटी सी इकाई भी होगी, यानी कि इसका एक उपवाक्य भी जाओ होगा। यानी कि वाक्य की ये पूरा क्या है? वाक्य है। और इसकी छोटी इकाई क्या है? वाक्य है। और उपवाक्य में जाओ छोटी इकाई क्या होगी? इसका पदबंध होगा। क्या होगा? पदबंध जाओ होगा। और याद रखना है पदबंध की छोटी इकाई क्या होगी? यहाँ पे शब्द होंगे। जैसे स्कूल है तो स्कूल क्या है? आपका एक शब्द आ गया। क्या आ गया? ये शब्द आ गया। या फिर जाओ इसको पद हम जाओ बोल सकते हैं। अब शब्द या पद की जाओ छोटी इकाई क्या होती है? अक्षर। क्या है? अक्षर। अब सिंपल सी बात है, स अक्षर है, कु अक्षर है, ल अक्षर है, तो ये क्या आ गया? आपके अक्षर। और अक्षर की छोटी इकाई क्या है? वर्ण। क्या है? वर्ण या ध्वनि। अब सिंपल सी बात है, स तो हाफ है, बिल्कुल आपको स की आवाज आ रही है। क में आपको किसकी आवाज आ रही है? ऊ की आवाज आ रही है, तो क्या है? वो ध्वनि है। क्या है? वो वर्ण है। याद रखना है। तो अक्षर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि या फिर वर्ण। और भाषा की जो सार्थक इकाई क्या है? वो वाक्य है। क्या है? वो आपकी वाक्य है। इसको आपने ध्यान देना है। जैसे कि आपका यहां पे शब्द है राम। राम क्या है? शब्द है। उसमें अक्षर कौन से हैं? रा और म। और इसमें अक्षर में 4 वर्ण है। कितने वर्ण है? यहां पे 4 वर्ण है। कौन कौन से वर्ण है? र, इसमें आ लगा हुआ है, और म इसमें अ लगा हुआ है। तो कितने वर्ण हो गए यहाँ पे? 4 वर्ण हो गए। तो वर्ण क्या होते हैं? आपके ध्वनि होती है। जो अक्षर की सबसे छोटी इकाई है या भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण या ध्वनि है। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बनता है 1 मार्क्स में, इसको ध्यान दीजिएगा। एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे पास जितने भी एचपी पटवारी की क्लासेस होती है वो आपको वहां पे मिल जाती है। कोई भी नोटिफिकेशन होती है वो आपको वहां पे मिल जाती है। कोई भी अपडेट होती है वो आपको वहां पे जवाब मिल जाती है। तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। एंड शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पे आपको जाओ नोट्स एचपी जीके के प्लस इंडिया जीके के नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो आपको एचपी पटवारी एग्जाम्स में जाओ काफी जाओ मदद जाओ करेंगे। तो चलते हैं आगे, आराम आराम से करते हैं इसको आगे। अब सिंपल सी बात याद रखनी है, हमने आपको बता दिया कि आपके अक्षर की जो सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। तो वर्ण क्या है? एक तरह से ध्वनि है। क्या है? ये ध्वनि है। इसको याद रखना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि या फिर वर्ण है। तो वर्ण को हम यहां पे जाओ ध्वनि बोलते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि या फिर वर्ण। इसको याद रखना है। अब हमने बात की थी वर्णमाला की, हमें क्या करना है? वर्णमाला के बारे में पढ़ना है। क्या बोलते हैं हम इसको? अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। तो वर्णों के यानी कि ध्वनि के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं आप? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। याद रखना है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं आप? वर्णमाला जाओ कहते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो मूलतः हम यहां पे बात करें, मूलतः अगर हम यहां पे बात करते हैं हिंदी में उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण है। कितने वर्ण है? 45 वर्ण है, जिसमें 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन है। क्या है? 35 व्यंजन।
हिंदी में उच्चारण के आधार पर बता रहा हूं मैं। कितने वर्ण हैं? 45 वर्ण हैं, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन हैं। और हिंदी में ही लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर आपके कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं, जिसमें आपके जाओ 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। हम पढ़ते हैं ना कि 11 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। हम 11 स्वर पढ़ते हैं और 35 व्यंजन 33 व्यंजन पढ़ते हैं। और टोटल वर्ण वाला में आपके जो कितने बताया गया आपको, जो है 44 आपको जो वर्ण बताए गए हैं। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है हिंदी में उच्चारण के आधार पर जो 45 वर्ण है, जिसमें जो 10 स्वर और 35 व्यंजन है। और हिंदी में लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर 52 वर्ण है, जिसमें 13 स्वर और 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकता है। अगर पूछा गया नॉर्मल रूप में कि हिंदी में जो कितने स्वर है, तो आपने 11 लगाने हैं। कितने लगाने हैं? 11 लगाने हैं। और अगर पूछा गया हिंदी में जो 33 व्यंजन, कितने व्यंजन है? वो 33 व्यंजन है नॉर्मली। लेकिन अगर उच्चारण और लेखन के आधार पर पूछा गया, तो आपको ये याद रखने हैं कि उच्चारण के आधार पर 10 स्वर हैं और लेखन के आधार पर 13 स्वर हैं। ठीक है, उच्चारण के आधार पर 35 व्यंजन है और लेखन के आधार पर जो 35 व्यंजन है, लेकिन उसमें 4 संयुक्त व्यंजन भी है। ठीक है, टोटल 39 व्यंजन यहाँ पे जो देखने को आपको मिलते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको आगे ले चलता हूं, आता हूं आगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे स्वर के बारे में। अगर देखिए, मैंने आपको बताया उच्चारण के आधार पर 10 स्वर हैं। अब वो 10 स्वर कौन कौन से हैं आपको याद रखना है। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये आपके पूरे के पूरे 10 हो गए। ये आप लगा सकते हैं अंदाजा कि कितने हो गए आपके, ये 11 हो गए। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास 11 स्वर है। कितने स्वर हैं? 11 स्वर है। लेकिन उच्चारण के आधार पर अगर देखा जाए तो ये री जो है आपका वो स्वर नहीं माना जाता उच्चारण के आधार पर। तो ये टोटल जाओ कितने हो जाएंगे? ऊ से ऊ के री को छोड़ के 10 हो जाएंगे। लेकिन हम इसको भी जो इंक्लूड करते तो हमारे पास कितने स्वर हैं? 11 स्वर यहाँ पे बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल 11 स्वर हैं। याद रखना, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अब देखो लेखन के आधार पर क्या बताया था मैंने? 13 स्वर बताए थे। ओ, औ के बाद क्या आता है? अंग आता है और अह आता है। क्या आता है? अंग और अह। तो ये आपके उच्चारण के आधार पर 10 स्वर और लेखन के आधार पर 13 स्वर हो गए। ठीक है, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, आह। ये आपको 13 स्वर है। ठीक है, याद रखना है। अब मैं यहां पे व्यंजन के बारे में बात करता हूं। किसके बारे में बात करता हूं? व्यंजन के बारे में। क, ख, ग वगैरह जो आपके व्यंजन में आते हैं। तो याद रखना है कि उच्चारण के आधार पर जो 35 व्यंजन है और लेखन के आधार पर 35 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन है। 4 संयुक्त व्यंजन है। अब इसमें व्यंजनों में याद रखना है, क वर्ग आएगा, च वर्ग आएगा, ट वर्ग आएगा, त वर्ग आएगा, प वर्ग आएगा। ठीक है, और आपके अंतस्थ आएंगे और उष्मा आएंगे। ठीक है, उष्मा आएंगे। याद रखना है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ, उष्मा। क्वेश्चन यहां से बनता है कि इसमें से अंतस्थ कौन सा है, इसमें से उष्मा कौन सा है। सबसे पहले तो देखिए क वर्ग में, क वर्ग, क वाली लाइन में क, ख, ग, घ, ग ये आता है। च, छ, ज, झ, य। ठीक है, य आता है। ट, ठ, ड, ट, ठ, ड, ढ, ण,
त थ द ध न प फ ब भ म। अंतस्थ म याद रखो य र ल व। ठीक है, उष्मा में याद रखना है श, पेट कटा श, स ह। ये आपको याद रखना है। तो ये आपके कितने व्यंजन हैं? ये आपके 35 व्यंजन हैं। और इसमें याद रखो, यहां पे देखिए, यहां पे मैंने आपको बताया ये ड है, ये ड है। देखिए ड में मैंने आपको बिंदी लगाई है, यहाँ पे नीचे जो बिंदी लगाई है। तो ये आपके जाओ द्विगुण व्यंजन है। क्या है? आपके द्विगुण व्यंजन है। तो याद रखना है द्विगुण व्यंजन कौन से है? ड और ड़। ठीक है, ढ, ये आपको याद रखना है द्विगुण व्यंजन है। अब याद रखना है आपको प वर्ग तक आप याद रखेंगे कि प फ ब भ म, या आप क्या रहे? अंतस्थ कौन से होते हैं? य र ल व अंतस्थ हैं। और उष्मा कौन से आपके? श श स ह जय उष्मा आपके होते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि अंतस्थ कौन से होते हैं और उष्मा कौन से होता है। तो टोटल ये आपके जाओ 35 व्यंजन है। इसमें 2 व्यंजन जोड़ दी जाए तो आपके जाओ ये 35 व्यंजन बनते हैं। ठीक है, याद रखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। ठीक है, 33 है। और ये द्विगुण व्यंजन जोड़ दिए तो टोटल आपके जब 35 हो जाएंगे। अब 4 संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या है? जोड़ के बनाए गए संयुक्त व्यंजन, जो जोड़ के बनाए गए हैं। याद रखना है क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। पिछली बार क्वेश्चन यहां से आया था कि इसमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्ष एक संयुक्त व्यंजन है क्योंकि इसमें क भी यूज होता है, क में हलंत होता है नीचे, और श यूज होता है पेट कटा श। ठीक है, दोनों के मिलने से आपका जाओ क्ष बनता है। त्र में आपको याद रखना है त, उसमें हलंत और र। ठीक है, हलंत का मतलब है कि ये अक्षर आधा है। ठीक है, त्र बनता है। अब यहां देखिए ज्ञ कैसे बनता है? ज उसमें हलंत और यहाँ पे य। ठीक है, और श्र कैसे बनता है? श में आपका हलंत और र, श्र। तो ये आपके जो सबके सब क्या है? संयुक्त व्यंजन है। क्या है आपके? ये सारे के सारे चारों जो है संयुक्त व्यंजन है। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन, य र ल व अंतस्थ, और श पेट कटा श, स ह उष्म आपके ये होते हैं। क वर्ग में आपका क ख ग घ घ, च वर्ग में च छ ज ज ज, ट वर्ग में ट ठ ड ढ न न, और द्विगुण व्यंजन आपके ट वर्ग में आते हैं। और याद रखो त वर्ग में त थ द द न, और प वर्ग में प फ ब भ म। याद रखना है। तो लेखन के आधार पर 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। याद रखना है। और नॉर्मल आपको याद रखना है हमको कि नॉर्मली अगर जो है नॉर्मल लेखन के आधार पर पूछा गया या फिर उच्चारण के आधार पर नहीं पूछा गया, बिल्कुल भी नहीं, तो आपने याद रखना है 33 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 33 स्वर होते हैं। और आपके 33 व्यंजन होते हैं और आपके जो 11 स्वर होते हैं। याद रखना है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब थोड़ा सा आपको ये डिफिकल्ट लग रहा होगा, आई होप, पर फिर भी आप जो समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आज हम जो यहाँ पे जो स्वर के बारे में पहले बात करते हैं। ठीक है, स्वर के बारे में जब हम जब पहले बात करते हैं तो स्वतंत्र रूप से जो बोले जाने वाले होते हैं वर्ण, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं उनको क्या बोलते हैं? आप स्वर बोलते हैं। ठीक है, परंपरागत रूप में जाओ स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 13 मानी गई है, क्योंकि लेखन के आधार पर जब हम जाओ स्वर जब 13 ही मानते हैं, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से जो है 10 ही जो है स्वर है, 10 ही जो है वो स्वर है। ठीक है, लेकिन हिंदी में बोला गया है 11 स्वर होते हैं। तो याद रखना है अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ, ये आपके जो 10 स्वर है। ठीक है, लेकिन जब इसमें री जोड़ देंगे अ आ इ ई उ, ठीक है, री ए ऐ ओ ऐ ओ औ, ये आपके 11 स्वर हो गए। और अंग अह जोड़ देंगे, आपके जो 13 स्वर जो हो जाएंगे। तो याद रखना है 13 स्वर लेखन के आधार पर और 10 स्वर उच्चारण के आधार पर याद रखना है। और नॉर्मली जो हिंदी में 11 स्वर माने गए हैं, याद रखना है। अब सिंपल सी बात है, हम याद रखना है स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं।
मात्रा उच्चारण काल के आधार पर, मात्रा उच्चारण काल के आधार पर याद रखना है। क्वेश्चन आता है ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत, ये 3 तरह के ज टाइप है मात्रा उच्चारण के आधार पर। यानी कि अगर उच्चारण करने में जाओ कम समय लगे, ठीक है, यानी कि एक मात्रा आपको कहीं दिख रही है, ठीक है, तो आपका वो ह्रस्व स्वर होगा। यानी कि यहां पे देखिएगा, जैसे आपका एक मात्रा है अ, एक मात्रा है ई, एक मात्रा है उ, यहां पे आपको जो कम समय लगेगा, ठीक है, बोलने में, तो वो आपका ह्रस्व स्वर होगा। अब देखिए जहां पे आपको ह्रस्व स्वर से डबल समय लगेगा और जहां पे 2 मात्राएं लगेगी, कितनी, 2 मात्राएं, एक अ है उसमें आ का डंडा लग गया, 2 मात्राएं हो गई, एक ई है नॉर्मल उसमें ई की मात्रा लग गई ऊपर, ठीक है, फिर आपका उ, फिर उसमें और मात्रा लग गई, फिर आपका ए, इसमें मात्रा होती है ना ऊपर, फिर आपका आई, ठीक है, याद रखना है, फिर आपका ओ, फिर आपका औ। तो याद रखो यहां पे डबल समय लग रहा है, तो ये सब क्या होंगे, आपके दीर्घ स्वर होंगे। क्या होंगे आपके, दीर्घ स्वर होंगे। अब सिंपल सी बात याद रखने, प्लूत स्वर जिसमें दीर्घ स्वर से जाओ ट्रिपल जाओ समय लग रहा है, अधिक समय जाओ लग रहा है, ठीक है, ये शब्द जो है प्लूत स्वर का हम जो नाटक में जो यूज करते हैं, नाटक वगैरह में जो यूज करते हैं, नाटक संवाद वगैरह में जो इसका जो है यूज होता है, याद रखना है। जैसे काफी जोर से बोलते हैं ना, राम राम राम, ठीक है, ऐसी तरह बोलता है, तो यहां पे जाओ आपकी डबल आवाज आ रही है, ट्रिपल आवाज आ रही है इस तरह से, ठीक है, आवाज गूंज रही है, आवाज लंबी जा रही है, तो आपका वो प्लूत स्वर होगा। क्या होगा वो आपका, वो प्लूत स्वर होगा, ठीक है। अब दूसरा याद रखना है, ये तो मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर हुआ। अब याद रखिएगा जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर याद रखना है 3 तरह के स्वर हैं, अग्र स्वर, फिर आपका मध्य स्वर, फिर आपका पश्च स्वर। जीभ के प्रयोग के आधार पर यहां पे बोला गया है। अब देखिए आपने कोई स्वर का नाम लिया, जैसे मैंने आपका ई बोला, ई, तो आपके अग्र भाग से, मुंह के अगले वाले भाग से जब आवाज निकल रही है तो वो अग्र स्वर होंगे। तो जैसे ई है ये अग्र स्वर है, ई है अग्र स्वर है, ए और आई जो आपके अग्र स्वर है। मध्य स्वर यानी कि जीभ का मध्य भाग आपका जाओ वहां से स्वर निकल रहे हैं, तो आपका यहां पे याद रखना है वो मध्य स्वर होंगे। तो अ की आवाज जाओ मध्य स्वर से निकलती है। अगर पश्च स्वर यानी कि पिछले भाग से जाए, जीभ के पिछले भाग से जाओ आपकी आवाज निकलती है, ठीक है, स्वर निकलता है, तो आपका पश्च स्वर होगा वो आ, उ, ओ, औ। ये क्या होगा आपका, वो पश्च स्वर होंगे। तो अग्र स्वर ई, ए, ऐ, मध्य स्वर अ, पश्च स्वर आपका जाओ ये आ, उ, आ, ओ, औ, ठीक है, याद रखना है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं कि मुख द्वार कितना खुल रहा है, कितना बंद हो रहा है। खुलने और बंद होने के आधार पर जो आपके स्वर के बारे में बात करते हैं। मुख द्वार खुलने एवं बंद होने के आधार पर जो आपका स्वर, सबसे पहले तो देखो 4 टाइप के हैं यहां पे, विवृत, ठीक है, अर्ध विवृत, ठीक है, अर्ध संवृत, संवृत। सिंपल सी बात है 4 टाइप के हैं। मतलब इनका क्या है, विवृत का मतलब होता है कि आपका जो मुख द्वार जो पूरा खुल रहा है, ठीक है, मुख द्वार आपका पूरा खुल रहा है, मुंह आपका पूरा खुल रहा है, ठीक है, आ, तो आपका विवृत हो गया, ठीक है। तो आ आपका जो विवृत है जिसमें मुख द्वार पूरा खुलेगा। अब देखो जिसमें मुख द्वार आधा खुल रहा है, अ, मुख द्वार आधा खुल रहा है, आई, ओ,
ठीक है। औ ये आपका इसमें मुख द्वार आधा खुला है। अब अर्ध संवृत आता है जिसमें मुख द्वार आपका जो आधा बंद रहता है, ठीक है, ए ओ, ठीक है, याद रखना है ए ओ। और संवृत जिसमें मुख द्वार आपका कंप्लीट जाओ क्लोज रहता है, ई ई ऊ कंप्लीट जाओ क्लोज रहता है। इसको आपने इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है, यहां से क्वेश्चन जो है 100% जाओ बनते हैं, ठीक है। हिंदी को स्किप नहीं करना है आपने, जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे पिछले एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, ठीक है, आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं यहां पे बात करता हूं हो ओट की स्थिति के आधार पर, ओट की स्थिति के आधार पर, ओट की स्थिति के आधार पर देखिए यहां पे अवृतमुखी और वृत्तमुखी दोनों आपके जाओ ओट की स्थिति के आधार पर है। अब यहां पे बोलिए, अगर आपका ओट का आकार गोलाकार जाओ बनता नहीं है, नहीं बनता, तो आपका वो अमृतमुखी है। जैसे अ आ ई ए ऐ ये आपके अवृतमुखी है, इनके जो आपका जब ये पुकारते हैं हम स्वर तो हमारा जो गोल जो मुंह नहीं बनता है, तो वो आपके अवृतमुखी है। अब वृत्तमुखी में क्या होता है कि जिसमें आपका गोलाकार जो मुंह बनेगा, ठीक है, गोलाकार जो मुंह बनेगा। तो जैसे आपका ऊ ओ औ, ठीक है, और डॉक्टर वाला ओ, ठीक है, याद रखना है। तो ये आपके वृत्तमुखी है, क्या ये वृत्तमुखी है, याद रखना है। तो ओट की स्थिति के आधार पर अब यहां पे एक और चीज आपको आते हैं क्वेश्चन, पिछली बार क्या आया था क्वेश्चन कि इसमें से सघोष कौन सा है और अघोष कौन सा है, उसको बाद में करूंगा। पहले मैं यहां पे बताता हूं हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, ठीक है। तो यहां पे याद रखना है एक आपका मौखिक स्वर जिसको हम निर्नुनासिक बोलेंगे, निर्नुनासिक जय बोलेंगे, ठीक है। जब आपका जो हवा मुंह से निकलती हो, केवल मुंह से निकलती हो, तो आपके निर्नुनासिक स्वर होंगे वो। तो अ आ ई ये आपके निर्नुनासिक है। और दूसरे याद रखना है अनुनासिक, यानी कि जब आपके जाओ स्वर से हवा जाओ, आपका स्वर जब लेते हैं आप सब स्वर उच्चारण स्वरों का उच्चारण करते हैं, तो मुंह के साथ साथ अगर हवा जाए नाक से भी निकल रही हो तो आपका वो अनुनासिक होंगे, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे ई बोल देते हैं हम, अंग बोल देते हैं या फिर आ बोल देते हैं, तो आपके जो आपका अनुनासिक शब्द हो गए। क्या हो गया ये अनुनासिक जो स्वर यहाँ पे हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे पिछली बार बना हुआ था, याद रखना है कि घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर सिंपल सी बात है। घोष का अर्थ है कि आपका जो श्वास जिस समय आप स्वर पुकार रहे हैं तो उस समय जो कंपन हो रहा है, ठीक है, श्वास का कंपन हो रहा है। तो याद रखना है यहां पे आते हैं आपके सघोष ध्वनियां और अघोष ध्वनियां, ठीक है, अघोष ध्वनियां। तो याद रखना है सघोष ध्वनियां जब कंपन होता है और अघोष ध्वनियां जब आपका जो कंपन नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो याद रखना जितने भी स्वर होते हैं वो जनरली सघोष होते हैं। तो कोई भी आपका स्वर ऐसा नहीं है जो अघोष है आपका, याद रखना है जितने भी स्वर होते हैं आपके वो सब सारे के सारे सघोष जो होते हैं। तो याद रखना है
कि पिछली बार क्वेश्चन ये आया था कि इसमें से सघोष कौन सा है और अघोष कौन सा है। ठीक है, वो व्यंजन के केस में आया था, क्योंकि वह व्यंजन के केस में सघोष और अघोष आपको जो होता है। तो व्यंजन आपको जो हम कल करेंगे, आज इतना ही करते हैं। और जो जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं वो आपको नोट कर लेने हैं। और देखिए यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन बनते हैं अंतस्थ ऊष्मा संयुक्त व्यंजन से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं, स्वरों से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। ह्रस्व दीर्घ प्लूट में से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बनता है, इसको आप जो नोट कर लीजिएगा कहीं पे। ठीक है, अभी चलते हैं, अभी देखते हैं जो मैंने पहले आपको क्वेश्चन बताए। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे पूछा था हिंदी किस भाषा परिवार का सदस्य है, तो वो है आपका भारोपीय परिवार का या फिर भारत यूरोपीय परिवार का जो सदस्य है। हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ है, अपभ्रंश से। किससे, अपभ्रंश भाषा से। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं आप, 14 सितंबर को जो है मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को जो है मनाया जाता है, याद रखना है। और देखिए हिंदी की आदि जननी कौन सी है, संस्कृत जो है हिंदी की आदि जननी है। बौद्ध ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए, पाली भाषा में जो है लिखे गए। और जो जैन ग्रंथ है वो आपकी जो प्राकृत भाषा में जो है लिखे गए, कुछ पाली में भी लिखे गए, याद रखना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। कोई आपको कोई डाउट हो गया हो तो आप जो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। और जो भी आपको जो दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम पे जो पूछिए। और शुभम जीके ट्रिक नोटिफिकेशन जो आपको मिलती रहेगी उसके ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। जय हिंद।